A very good afternoon to all the participants of this webinar. In this webinar, we are going to cover the part 3 of final accounts of non-manufacturing entities. So we are starting with illustration 3. और illustration 3 में कहा जा रहा है कि मैसर्स एबीसी ट्रेडर्स का 31 मार्च 2016 के जब साल ख़त्म होता है, वित्तीय वर्ष जब ख़त्म होता है, तो उसके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट के बैलेंसेस दे रखे हैं. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सैलरीज दिया है, डिस्काउंट का बैलेंस, ये सब अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं. डिस्काउंट में क्रेडिट बैलेंस है 18,000 का, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है 19,000 का, बैड डेट्स हैं 17,000 के, डेप्रिसिएशन है, इसी तरह से और भी एक्सपेंसेस हैं. हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है मैसर्स एबीसी ट्रेडर्स का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. तो सबसे पहली चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुरू होती है वो है ग्रॉस प्रॉफिट. क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं. अगर ये ग्रॉस लॉस होता तो इसको हम डेबिट साइड में लिखते. तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा, उसके बाद जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ वो आ गया, और जो खर्चे हैं उन अकाउंट्स के जितने बैलेंसेज हैं, सैलरी अकाउंट का बैलेंस है 1,10,000 रुपये, लीगल चार्जेस अकाउंट का बैलेंस है 25,000 रुपये, कंसल्टेंसी फीस का बैलेंस है 32,000 रुपये, ऑडिट फीस का बैलेंस है 1,000 रुपये. ये सारे यहाँ पे ये बैलेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको लिखा जा रहा है डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. बैड डेट्स भी है, आप देख सकते हैं. जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है या पेएबल है ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000 है, उसको भी यहाँ दिखाया जा रहा है. सब कुछ करने के बाद जो दाएं तरफ और बाएं तरफ को माइनस करके हमारे पास 43,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है. तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट इस प्रकार से मिलता है. जब हम जितने खर्चे हैं वो बाएं तरफ लिख देते हैं. ये बात का मैचिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट किस जिस पीरियड का है या इनकम जिस पीरियड की आ रही है उसी पीरियड का एक्सपेंडिचर हमको रखना चाहिए. और इसकी जो जर्नल एंट्री है वो इस प्रकार से की जाती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उतनी मात्रा से डेबिट कर देते हैं जितना कि हम डेबिट साइड में जो बैलेंसेस लाए हैं, जैसे ये बैलेंसेस सारे डेबिट साइड में आए, इनको जोड़ के जो राशि बन रही 3,95,000 रुपये, तो हमने ये सारे अकाउंट क्रेडिट कर दिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी इन अकाउंट्स का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. उसके बाद जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है उसमें 18,000 का हमने डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ले गए क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ था. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट को हमने डेबिट किया 4,20,000 से, क्योंकि हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट था, और इसको मूव किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय क्रेडिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय 4,20,000 रुपीज़. तो ग्रॉस प्रॉफिट की मात्रा जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट को हम बंद कर देंगे बाय डेबिटिंग दैट अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट बना क्यों था? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से बन के आया था. उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हमारा आया नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अब डेबिट कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाता है और नेट प्रॉफिट अकाउंट हमारा खुल जाता है. अब ये नेट प्रॉफिट अकाउंट जो है
इसको हम बाद में डेबिट करके और कैपिटल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में चला गया। उसके बाद आते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं ये अकाउंट बनने के बाद। जो मूलभूत प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का वो ये है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग is that the period to which various items of income and expenditure pertain should be coextensive with the period of account. अकाउंट भी उसी पीरियड का होना चाहिए जिस पीरियड का इनकम है और जिस पीरियड का एक्सपेंडिचर है। और इसलिए फाइनल अकाउंट को ड्रॉ करने से पहले ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जिन अकाउंट्स में कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है उनको एडजस्ट किया जाए, या तो हम उसमें एक्सपेंस अक्रूड प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई इनकम आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या एक्सक्लूड कर सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस को जिसका बेनिफिट 1 साल के बियॉन्ड है, यानी उसको एडवांस एंट्री में ला सकते हैं। तो ये जो हम एडजस्टमेंट करेंगे इसमें, ये किस किस प्रकार के होते हैं। कोई एक्सपेंस जो अक्रू हो गया हो लेकिन अभी किया नहीं है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आएंगे। कोई ऐसा इनकम जो आउटस्टैंडिंग है अभी मिली नहीं है उसको भी हम इनकम में शामिल कर लेंगे। और ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट अगले साल में जा रहा है, या कोई ऐसी इनकम जो अगले साल में हमको प्राप्त होनी चाहिए, उसको अगर एडवांस में पहले प्राप्त हो गई है तो उस तरह के उसको उस इनकम को अगले साल भेजना होगा हमको, और एक्सपेंसेस को जो 1 साल से बियॉन्ड है वो भी हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी साल के एक्सपेंसेस लेने हैं जिस साल का इनकम है और जिस साल का एक्सपेंडिचर है उसी साल का हमारा अकाउंट भी है। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस जो अक्रूड हो गए या अक्रूइंग है उनको हम अकाउंट फॉर करेंगे, जैसे रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, लोकल टैक्स हुए, वेजेस हुए, या अक्रू हो गए अभी पे नहीं किए, तो उसमें जैसे रेंट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट का मतलब है इनमें से जो भी अकाउंट है जो जिसमें अक्रू हो गया वो लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो रेंट अकाउंट है या इंटरेस्ट अकाउंट है या लोकल टैक्सेस अकाउंट है या वेजेस अकाउंट है, जो भी है, तो हम अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और एक्सपेंस अक्रूड या आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेंट हमने 50,000 का रेंट हमारा जाता है 1 साल में और अभी 14,000 रेंट हमारा नहीं गया, तो हम क्या करेंगे कि हमने रेंट अकाउंट में 50,000 डाला हुआ है, 50,000 हमारा हमने दे दिया रेंट, 14,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल 64,000 रेंट हमारा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम यहाँ ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट अकाउंट में ऐड कर देंगे। In fact, rent account is being debited by the outstanding rent, and इस तरह से जो रेंट का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में भी कर देंगे क्योंकि इसका पेमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये हो गया रेंट अकाउंट डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट, इस तरह की एंट्री हो जाएगी। दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, जहाँ पे इनकम अक्रूड या अक्रूइंग है और उसको हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं, जैसे जो गवर्नमेंट के लोन्स पे जो इंटरेस्ट आता है, या बिल पे कोई डिस्काउंट मिलते हैं हमको, या प्रोफेशनल फीस मिलती है और कोई प्रोफेशनल काम के लिए, और रेंट और प्रीमियम जो होते हैं लीजेस पे, जो अगर लीज पे कोई चीज़ ले रखी है, ये वो इनकम्स हैं जब हमने कोई चीज़ लीज पे दे रखी है, हमें इनकम आनी है, आई नहीं है, अक्रू कर गई है, तो इसलिए हम जो अक्रू कर गया उसको खातों में लाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फीस जो भी अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और इनकम जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे, और
इंटरेस्ट फीस एक्सेट्रा अक्रूइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये ऐसा इंटरेस्ट या फीस था जो हमें आना था। मान लीजिए कि इंटरेस्ट हमें 1.5 लाख का मिला है और 45,000 का अभी और इंटरेस्ट मिलना है। 45,000 का जो इंटरेस्ट मिलना है उसके लिए जो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है हमारा या इंटरेस्ट अक्रूइंग अकाउंट है, वहाँ पे इस अकाउंट को हम उसको इंटरेस्ट अकाउंट को हम अक्रूड इंटरेस्ट का जो राशि 45,000 की, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करें क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, और इंटरेस्ट फीस या अक्रूइंग अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि पहले हमने जो भी अक्रूवल वाली राशि थी उसको इंटरेस्ट या फीस अक्रूइंग अकाउंट में डाला था, लेकिन उस अकाउंट को क्लोज करना जरूरी है और उसकी एंट्री अप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट में आनी चाहिए। तो यानी कि ये जो अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट, प्रोफेशनल फीस अकाउंट, ये सारे हम इनमें ला रहे हैं एंट्री को, यानी कि इन अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं। जब हम क्रेडिट करते हैं तो बाद में इनको डेबिट करके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे यहाँ 45,000 का इंटरेस्ट अभी आना है, तो 45,000 को हमने बाद में जोड़ दिया अक्रूड इंटरेस्ट, 1,50,000 का इंटरेस्ट हमारे पास आ गया था। कुल मिला के हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1,95,000 हो गया। और जब हम यहाँ अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट, जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो एसेट है, तो इट विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सो सिंस इट इज एन एसेट, तो ये बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब जो शब्द है अक्रूड, अक्रूड शब्द है कि अमाउंट विद दैट हैज बीन इनकर्ड एज एक्सपेंस, वो खर्चा तो हमने कर लिया है और या इनकम भी अर्न कर ली है, लेकिन जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो अभी अगले फाइनेंशियल पीरियड में आएगी। ड्यू डेट भले ही नहीं आई, लेकिन हम अक्रू हो गया है तो उसको हम अपने खातों में ले सकते हैं। तो हमारा पर्पज़ है कि ये पता लगाना कि हमें इनकम या प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर ड्यू डेट इसी साल में हो रही है तो हम उसको शब्द को आउटस्टैंडिंग या अक्रूड एंड ड्यू इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगले साल में अगर आने वाला ड्यू डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है तो सिंपली अक्रूड हम लिख सकते हैं। द एक्सप्रेशन अक्रूड एंड अक्रूइंग सिग्निफाइज द आइटम्स विच दो नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन दे पर्टेन टू द पीरियड ऑफ अकाउंट, वो खर्चे उसी पीरियड के हैं और उसका प्रावधान किया जाएगा। The expression accrued and accruing signifies the items which, though not due for payment, but pertain to the period of account. So therefore a provision for which has been made. इसका प्रोविजन कर दिया गया है। उसके बाद अगला जो एडजस्टमेंट है वो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम हमें एडवांस में मिल गई, उसको हमने अपने खातों में तो ले आए, लेकिन अब वहाँ से हटाना है हमको बिकॉज वो अगले साल का है। तो अप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट जो है हमारा, उसको हम डेबिट कर देंगे और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी हो गई एक तरह की और एडवांस में प्राप्त हो गई है। तो जैसे हमारे पास 70,000 का सब्सक्रिप्शन हमको मिल गया था एडवांस में, और कुल सब्सक्रिप्शन हमारा जो था वो 1,75,000 का रिसीव हो गया था, और उसमें से 70,000 हमारा जो एडवांस का था। तो 1,75,000 में से 70 हम माइनस कर देंगे क्योंकि अगले साल का है और इसलिए इसको ये इनकम में नहीं लेंगे।
और जो बैलेंस शीट में हम एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दें 70,000 से, क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी एंट्री लायबिलिटी साइड में आती हैं वो जब बढ़ती हैं तो वो अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं, और बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में जितने भी अकाउंट लिखे हुए हैं वो जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट्स मेड इन एडवांस। कुछ पेमेंट ऐसे हैं जो हमने एडवांस में कर दिए हैं जो इस साल को बिलोंग नहीं करते, उनको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमने एक्सपेंस किया था, जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसके अकाउंट को हमने पहले क्रेडिट कर दिया था जब हमने एक्सपेंडिचर किया था, और अब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करके हम जो एक्सपेंसेस अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे क्रेडिट करने से। एक्सपेंसेस को जब हम डेबिट करते हैं तो वो बढ़ते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं तो कम हो जाते हैं। तो 50,000 का हमारा जैसे टोटल रेंट था, 14,000 उसमें से अगले साल का है, तो 14,000 यहाँ से माइनस हो गया, बच गया हमारा रेंट 36,000। और माइनस कैसे किया हमने इसको, प्रीपेड रेंट को यहाँ से माइनस किया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट किया और प्रीपेड रेंट अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट एंट्री, अगर यहाँ प्लस होता तो ये डेबिट एंट्री होती। उसके बाद जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है मटेरियल्स की, उसका एडजस्टमेंट करना है। जैसे स्टेशनरी हमने खरीदी थी, एडवर्टीजमेंट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इसकी कॉस्ट हमने एक्सपेंसेस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट कर दी है, तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे और इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी इन्वेंट्री में डाल देंगे इसको। जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक था हमारा 15,000 का, उसमें हमने एक्सपेंसेस करे 1700 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5,000 का है, तो हम ओपनिंग स्टॉक में से जो भी खर्चे किए गए वो 1700 के वो उसमें ऐड किए और माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, तो हमारे पास ये स्टेशनरी का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है। ओपनिंग स्टॉक लिया 15,000 का, उसके बाद एक्सपेंसेस जोड़े 1,700 रुपये के, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस किया 5,000 का, तो टोटल आ गया 11,700 रुपये। और बैलेंस शीट में इसी क्लोजिंग स्टॉक को हमने डेबिट कर लिया। तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक जो स्टेशनरी का है हमारे पास, वो हम लेके जा रहे हैं क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और हम डेबिट कर रहे हैं बैलेंस शीट को उससे। उसके बाद आते हैं अगले एडजस्टमेंट पे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। When it is feared that some of the amount due from customers will not be collected, जब भी डर होता है कि कुछ अमाउंट ड्यू है कस्टमर से वो कलेक्ट नहीं होगा, तो प्रूडेंट ये होता है कि हम ये पहचाने कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है, इट इज प्रूडेंट टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड लॉस बाय रिड्यूसिंग द करंट ईयर्स प्रॉफिट। बेहतर होगा, हमारे लिए केयरफुल होगा कि अगर हम इस साल के प्रॉफिट को कम कर दें, और कम करके हम यानी कि डेबिट कर दें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई राशि, और क्रेडिट हम कर दें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। तो इस तरह से ये एंट्री पास कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट। अब जो कस्टमर्स के अकाउंट्स हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड अंटिल द अमाउंट इज एक्चुअली रिटर्न ऑफ। अभी यहाँ इस स्टेज में कस्टमर का अकाउंट पे कोई असर नहीं होता। कस्टमर के अकाउंट पे तब असर होगा जब हम कोई डेट को बैड घोषित कर देंगे,
यानी बैड डेट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे तो कस्टमर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेते हैं। जब बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, दे आर डेबिटेड टू द प्रोविजन इन दिस रिस्पेक्ट वेयर सच ए प्रोविजन एग्जिस्ट और डायरेक्टली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स को हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ले जा सकते हैं या प्रोविजन के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो bad debts when written off are debited to the provision in this respect where such a provision exists or directly to the profit and loss account। हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया है उस प्रोविजन हमने क्रेडिट करके क्रिएट किया है। जब हमारा कोई डेट बैड हो जाएगा तो प्रोविजन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्योंकि हमने प्रोविजन जब क्रिएट किया था तब हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। अब हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो पहले हमने क्रेडिट किया था और कस्टमर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से सीधा हम कस्टमर के अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक बैड डेट क्रिएट करें पहले, तो उस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं सर्टेन बैड डेट से। तो जो बैड डेट का अकाउंट है उसमें ये डेबिट कैसे आएगा, वो डेट बैड हो गई। वो बैड डेट अकाउंट एक सर्टेन राशि से डेबिट होगा और कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा तो बैड डेट अकाउंट में डेबिट आ जाएगा। अब सवाल यह है कि बैड डेट अकाउंट में डेबिट आ गया, इसको अगर हम अपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट से एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम बैड डेट अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बैड डेट अकाउंट को हमने किया डेबिट और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जब उस कस्टमर की डेट बैड हो गई। अब इस बैड डेट अकाउंट को हम खत्म करना चाहते हैं बिकॉज हमारे पास प्रोविजन है ना, तो प्रोविजन में हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा, उसको हम कर देंगे डेबिट और ये जो बैड डेट है इसको कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरह से बैड डेट अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, प्रोविजन हमारा घट जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि whenever the bad debts are written off, they are debited to the provision in this respect where such a provision exists। जहाँ भी प्रोविजन है उस प्रोविजन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और बैड डेट को क्रेडिट कर देते हैं। वही बात कही जा रही, बैड डेट व्हेन रिटर्न ऑफ आर डेबिटेड टू द प्रोविजन इन दिस रिस्पेक्ट। उस रिस्पेक्ट में जो प्रोविजन है बैड एंड डाउटफुल डेट का, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट बीइंग गिवन टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। और जो क्रेडिट हम देंगे वो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में हम क्रेडिट दे देंगे। If on the other hand a provision is required to be created, the amount of provision is also debited to the profit and loss account। अगर हमको प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। Where an examination problem requires that certain bad debts should be written off and a provision for doubtful debts made। अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम आती है कि बैड डेट को राइट ऑफ कर दीजिए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना दीजिए, तो जो अमाउंट बैड डेट में राइट ऑफ करनी है उनको पहले आप डेबिट करिए, शुड बी फर्स्ट डेबिटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन। जो भी बैड डेट आप राइट ऑफ करेंगे वो पहले प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैड डेट को क्रेडिट करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस आएगा एंड द रिजल्टिंग बैलेंस इन द अकाउंट आफ्टरवर्ड शुड बी रेज्ड टू द रिक्वायर्ड फिगर। उसके बाद जितना प्रोविजन चाहिए उतना प्रोविजन और बढ़ा लेंगे।
तो जो अमाउंट हम बैड डेट डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो बैड डेट अकाउंट था उसको हम डेबिट करते हैं और कस्टमर को क्रेडिट। पहला एंट्री तो ये कि बैड डेट डेबिट एंड कस्टमर क्रेडिट, दैट इज फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इज बैड डेट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन 4 पे। 1 जनवरी 2017 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 40,000 रुपये। ट्रेड रिसीवेबल 31/12/2017 को 15 लाख रुपए था। बैड डेट 1 लाख रुपए के थे। अब ये कहा जा रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। तो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है हमको, जो कि 5% ट्रेड रिसीवेबल का होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे हैं साल के एंड में 15 लाख रुपए। ओपनिंग प्रोविजन हमारा जो था बैड एंड डाउटफुल डेट में 40,000 का पड़ा हुआ। 40,000 में से जो क्रेडिट पड़ा हुआ है, पहले हम बैड डेट घटाएंगे तो 1 लाख हमारी बैड डेट है, वो हमने प्रोविजन से पहले 40,000 घटा लिया, बाकी बच गया 60,000। तो 60,000 के लिए हमको प्रोविजन चाहिए। तो प्रोविजन बनाने के लिए हमारे पास 5% राशि होनी चाहिए। तो प्रोविजन को निकालने के लिए हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जितने हैं, क्योंकि 15 लाख तो हमारा रिसीवेबल था, उसमें से 1 लाख बैड डेट हो गया, तो बच गया रिसीवेबल 14 लाख। अब 14 लाख का 5% होता है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये का हमको प्रोविजन करना है। इस तरह से 70,000 का हम प्रोविजन कर देंगे, क्योंकि और इससे 60,000 का हमारा जो शॉर्ट प्रोविजन था वो कवर हो जाएगा, और एक 70,000 का प्रोविजन हमें यहाँ पे चाहिए। तो जो एडिशनल अमाउंट है फॉर डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो 1,30,000 का होगा। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में क्या एंट्री कर रहे हैं। पहले हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में हमारा बैलेंस था 40,000 रुपये। उसके बाद हमने इसमें इसको डेबिट कर दिया और बैड डेट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इसलिए लिखा है कि बैलेंस बैड डेट क्रेडिट एंड डेबिटेड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब क्या हुआ कि हमको लेकिन कुल जो चाहिए वो एक हमको 70,000 का और भी बनाना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 70,000 का एक्स्ट्रा बना दीजिए, क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5। दिस इज एक्स्ट्रा प्रोविजन। तो 70 का अलग प्रोविजन बनाना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमको 60,000 का प्रोविजन चाहिए था बैड डेट्स को डेबिट करने के लिए, और 70 का और बनाना है, तो कुल मिला के 1,30,000 का हमको प्रोविजन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 40,000 से हमने शुरुआत की थी, और एक एक्स्ट्रा प्रोविजन यहाँ 1,30,000 का हमने बना दिया जैसा रिक्वायरमेंट, और इसका बैलेंस जो आया वो कैरी डाउन कर दिया। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट भी देना होता बिजनेसमैन को, तो उसके लिए भी प्रोविजन करके रखिएगा तो ठीक है। इस प्रोविजन को भी उसी तरह से बनाया जाता है जो कि डिस्कस किया गया ऊपर, लेकिन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द प्रॉफिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फ्रॉम द टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने का प्रोविजन हमें करना है, पहले उसके लिए हमको कुल ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन जो है हमारा उसको घटा देंगे, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का वो गुड डेटर्स के लिए ही हो सकता है। तो डिस्काउंट उसे ही देंगे जो पैसा देने वाला है, जो पैसा ही नहीं दे रहा उसको डिस्काउंट क्या देना। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल यानी 5,20,000 का था और प्रोविजन हमारे डाउटफुल डेट के 1,20,000 के थे,
और हमको ज़रूरत है कि हम 10% प्रोविजन क्रिएट करें फॉर डिस्काउंट ऑन द डेटर्स। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रोविजन बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने 40,000 से डेबिट किया, क्योंकि 10% प्रोविजन करना है, 10% ऑफ 4 लाख। 4 लाख क्यों है? 5,20,000 माइनस 1,20,000। जो भी प्रोविजन हमने डाउटफुल, हमारे मन में डाउटफुल है डेट, जो पैसा आना है हमारा 5,20,000 आना है, हमें लग रहा है 1,20,000 आएगा नहीं, उसका प्रोविजन कर दिया हमने। जो बच गया वो क्लीन डेटर है हमारे, उसमें उसके लिए 10% प्रोविजन कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कि हम उनको देंगे डिस्काउंट जिससे कि वो पैसा जल्दी दे दें। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है हमारा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दिया। और लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं कि डेटर्स में से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को घटा के हमारे पास आ गया 4 लाख। 4 लाख में से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमारा 40,000 का है, तो उसको भी घटा दिया, तो कुल हमारे पास डेटर रह गए 3,60,000। बाकी के लिए हमने प्रावधान कर रखा है। अब इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। इसमें डेप्रिसिएशन के लिए इट इज मेड आइदर बाय डेबिटिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट, और ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो आता है, जो जिससे हमने जिस अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, उसको हम एसेट से माइनस कर देंगे और तब बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जैसे मशीनरी की कॉस्ट 15 लाख थी और 10% का रिडक्शन है, तो रिडक्शन प्रोवाइड करना है, तो ट्रीटमेंट इस तरह से होगा कि डेप्रिसिएशन इज 1.5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 1.5 लाख, क्योंकि 15 लाख पे 10% हो गया 1.5 लाख। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने अब डेबिट कर दिया, जो कि पहले हमने क्रेडिट किया था उसको, जब डेप्रिसिएशन उसमें डाला था, जब डेप्रिसिएशन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। और इसके पहले अगर देखते हैं तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने डेबिट किया तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, और इसलिए अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और एक तरह से एंट्री ये आ रही है कि P&L अकाउंट में हम डेबिट कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हो, वो एंट्री यहाँ पे आई है। और मशीनरी में से यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया, यानी उसको क्रेडिट कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और जब भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि और भी कोई लॉस हो सकता है, इसका अमाउंट सर्टन नहीं है, तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाया जा सकता है उस लॉस को मीट करने के लिए। लॉस इज ऑलवेज समथिंग दैट इज उसका ध्यान में रखते हुए हमको प्रोविजन बना सकते हैं क्या लॉस होने वाला है। जैसे कॉम्पेंसेशन अगर पे किया जाना है फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो इस केस में द एंट्री इज टू डेबिट द P&L अकाउंट एंड क्रेडिट द अकाउंट सुटेबली। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं हमेशा, और प्रोविजन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट बैलेंस है प्रोविजन अकाउंट का, वो बैलेंस शीट में जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड ट्रेड रिसीवेबल, ये सब बुक डेट्स में से रिड्यूस कर दिए जाते हैं,
and provision for depreciation is deducted from the cost of the assets concerned. एसेट्स की कॉस्ट में से जो बैलेंस शीट में दिखता है एसेट का कॉस्ट, उसमें से डिप्रिसिएशन के प्रोविजन को भी घटा सकते हैं। तो प्रोविजन के अकाउंट जो जितने भी होंगे वो लायबिलिटी साइड में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ये भी कर सकते हैं कि कुल डेट्स में से हम बैड एंड डाउटफुल डेट घटा दें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन पेड रिसीवेबल भी घटा दें, ये भी किया जा सकता है, इसके बजाय कि हम उसको एज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो इस स्टेज में हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं एंड विल कंटिन्यू विद इट इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो आफ्टरनून। So please join us again for another session tomorrow afternoon. We'll start with point number 10.